हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग की बुक के, जो आपका चैप्टर था वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है आपका बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। बॉयंसी और फ्लोटेशन के ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग की बुक में, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बॉयंसी और फ्लोटेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फर्स्ट, जो कि आपका 21 नंबर पे क्वेश्चन है। 21 नंबर पे आपका क्वेश्चन है आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑलवेज। ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शन से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने बॉयंसी और फ्लोटेशन के जो भी लेक्चर में डिस्कस किए थे उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन अभी हम हाल फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है। तो सपोज हमने एक एग्जांपल लिया था, सपोज आपके पास कोई भी इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में फ्लोट करता है इस तरह से, और हमने ये देखा था कि जो बॉयंसी फोर्स है, बॉयंसी फोर्स को हमने भी डिफाइन किया था, इट इज द नेट वर्टिकल अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन एनी सरफेस इज नोन एज बॉयंसी फोर्स। और बाद में ये देखा गया था कि जो बॉयंसी फोर्स है वो किसके बराबर आया, आपका बॉयंसी फोर्स जो है वो आता है हमारा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस्ड हुआ, तो आपको ये जो दिखता है, ये जो शेडेड एरिया है, यही इतना वॉल्यूम या इतना वेट डिस्प्लेस्ड हुआ। और इसी वेट का जो सेंट्रोइड है वही आपका होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका सेंटर यहाँ होगा तो सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ होगा, जितना वॉल्यूम आपका डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका सेंट्रोइड, क्योंकि यहीं से आपका बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है। तो अगर हम बात करें सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी हमेशा जितना वेट आपका डिस्प्लेस्ड हुआ ऑब्जेक्ट के द्वारा उसका जो सेंट्रोइड होता है, क्योंकि इतना हमें सेंट्रोइड कंसीडर करना है, तो ये सेंटर होगा। सपोज ये डिस्टेंस अगर h है तो यहाँ से ये h/2 पे आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। तो बात अगर हम करें ऑप्शंस की, तो 21 था ऑप्शन था आपका कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका ऊपर है, सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे, गलत ऑप्शन है। कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। बात हम कर रहे थे वेट की, लेकिन वेट के साथ साथ ये सामने अगर हम वॉल्यूम भी है, क्योंकि वॉल्यूम भी आपका उसी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि अगर हम वेट की बात करते हैं तो रो इंटू जी इंटू वी, रो और जी हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, तो वेट का जो सेंट्रोइड है और वॉल्यूम का सेंट्रोइड हमेशा आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से जो ऑप्शंस होगा वो आपका बी सही हो जाता है। और ऑप्शंस की बात करें, रिमेन्स अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि गलत है, और रिमेन्स बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो नीचे होगा ही होगा, लेकिन जो मोर अप्रोप्रिएट है वो आपका ऑप्शन बी होगा, कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है, 22वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ द वेट ऑफ बॉडी इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड एक्सीड्स द बायोंट फोर्स देन द बॉडी विल। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है और उस केस में ऑब्जेक्ट का वेट बायोंट फोर्स से ज़्यादा हो जाने पर क्या होगा। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, सपोज इस तरह से आपका कोई ऑब्जेक्ट है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट करता है, तो इस केस में हमने देखा था इसका जो वेट होगा W और जो सेंटर ऑफ बायोंसी अगर यहाँ लेते हैं तो बायोंसी फोर्स, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में वेट इज इक्वल टू बायोंसी फोर्स। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट का अगर हम वेट बढ़ाते हैं, वेट बढ़ाने से क्या हुआ, बायोंसी फोर्स तो आपका उतना ही लगेगा, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो आपका उतना ही डिस्प्लेस्ड होगा। तो जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ाओगे तो ये जो बॉडी है धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देगी और फाइनली ये डूब जाएगी अगर आप वेट इंक्रीज करते हो। तो ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है राइज, तो गलत है। दूसरा टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड एंड इट में फाइनली सिंक, डाउनवर्ड जाती जाएगी और फाइनली वो सिंक कर जाएगी। फ्लोट, नन ऑफ द अबव, तो आपका ऑप्शन है इट इज बी, फाइनली इट विल सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 क्वेश्चन है, 23वां आपका क्वेश्चन है, जो कि क्या है, क्वेश्चन है मेटासेंट्रिक हाइट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ हील इज द डिस्टेंस बिटवीन द
ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जो पहला ऑप्शन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायोंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ बायोंसी एंड मेटा सेंटर, और डी आपका फ्री सरफेस एंड सेंटर ऑफ बायोंसी। बात की जा रही है कि जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो किस किस के बीच की डिस्टेंस होती है। तो हम पहले ये देखते हैं कि जो मेटासेंट्रिक हाइट है या मेटा सेंटर है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमने ये थ्योरी लेक्चर में भी डिस्कस किया था। मेटा सेंटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सपोज ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इस समय सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका यहाँ है और सेंटर ऑफ बायोंसी आपका यहाँ है, लेकिन जैसे ही आप इसके साथ इनिशियली आप इसके साथ चेंजेस करते हो इसकी पोजीशन में, तो इसकी पोजीशन जैसे ही आपकी इस तरह से हुई चेंज, तो इस तरह से कंडीशन आई, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कभी भी आपका शिफ्ट नहीं होगा, ये इसकी नॉर्मल एक्सिस है, और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ बायोंसी है वो आपका जरूर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो इसके बजाय शिफ्ट होगा। तो सपोज मैंने ये कंसीडर किया, ये बी यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो वेट आपका यहाँ था डब्ल्यू, लेकिन जो बायोंसी फोर्स है वो अब पहले जो यहाँ था अब वो शिफ्ट हुआ इस तरफ, और ये जो बायोंसी फोर्स इस नॉर्मल एक्सिस को जिस पॉइंट पे भी कट करता है उसी को आप बोलते हो मेटा सेंटर पॉइंट। The normal axis of the body and new line axis of the buoyancy force where meets this point is known as metacenter, and the distance between metacenter and center of gravity is known as metacentric height। मतलब ये जो gm है, मतलब distance between the सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर इज नोन एज मेटासेंट्रिक हाइट। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन में आपका 23rd था सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायोंसी, जो कि नहीं है। दूसरा है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो मैच करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम मेटासेंट्रिक हाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका A floating body is said to be in a state of stable equilibrium when its metacentric height is 0, और बाकी ऑप्शंस दिए हैं। तो बात पहले हम करते हैं कि जो फ्लोटिंग बॉडी है और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। हम थ्योरी लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो जनरली हम अगर हम बात करें इसकी, सपोज इस ऑब्जेक्ट की बात करें, ये ऑब्जेक्ट इस समय आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे जो वेट है और जो बायोंसी फोर्स है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो इस वजह से इक्विलिब्रियम रहेगा। लेकिन किस प्रकार का इक्विलिब्रियम रहेगा उसकी बात करते हैं, क्योंकि 3 तरह के हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। पहला आपका होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा आपका होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा आपका होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, सपोज ये इक्विलिब्रियम है, इसकी इनिशियल पोजीशन से आपने चेंज किए, और अगर इनिशियल पोजीशन चेंज होने के बाद अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ जाए तो उसे हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो पुरानी पोजीशन पर कभी भी वापस नहीं आए उसे हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर ये कुछ डेफिनेट पोजीशन पे जाके रुक जाता है तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो जनरली जब भी फ्लोटिंग बॉडी की बात होती है कि जो स्टेबल है अनस्टेबल है, तो जनरली वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ हम देखते हैं उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आपके पास ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, हमने क्या किया, इसकी इनिशियल पोजीशन से चेंज किए। जैसे ही आपने इनिशियल पोजीशन पे चेंज किए, इस तरह की कंडीशन हुई, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं है, तो यहाँ पे 2 कपल का फॉर्मेशन हुआ, एक हुआ डब्ल्यू और दूसरा आपका इस तरफ बायोंसी फोर्स। तो जैसे ही अगर आपने इसकी पोजीशन से इस तरफ चेंज किए, मतलब क्लॉकवाइज चेंज किए, सेम उसी मोमेंट पे इस कपल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये उस वापस अपनी पोजीशन पर ले जाने की इसको कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या है कि जो मेटा सेंटर है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या हुआ, नीचे की, मेटा सेंटर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मेटा सेंटर इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमेशा ऊपर होगा। एक और कंडीशन की बात करते हैं। हमने इस ऑब्जेक्ट को और टिल्ट किया, तो सपोज क्या हुआ, ये सेंटर ऑफ बायोंसी यहाँ नहीं आके सपोज यहाँ आया, तो यहाँ सेंटर ऑफ बायोंसी आया और यहाँ इसने कट किया इस पॉइंट को, एम पॉइंट को, तो यहाँ पे भी वापस 2 कपल बने। एक कपल आपका बना डब्ल्यू, और इस तरफ आपका जो बायोंसी फोर्स था, यहाँ का बायोंसी फोर्स बना एफ पी। तो आपने पोजीशन यहाँ चेंज की और कपल भी आपके इस तरफ बने, तो इसका मतलब इस पोजीशन पे ले जा रहे हो और ये कपल भी इसको वापस इस पोजीशन पर ही ले जाएंगे, कभी भी पुरानी पोजीशन पर वापस नहीं आएगा। ये केस कब हुआ, ये केस तब हुआ जब आपका मेटा सेंटर था वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे। तो मेटा सेंटर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है तो स्टेबल, मेटा सेंटर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है तो अनस्टेबल, और मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपस में जहाँ पे भी कोइंसाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बात करें अगर हम ऑप्शंस की, 24th, when its metacentric height is 0,
तो ये एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। मेटासेंट्रिक हाइट 0 का मतलब, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटासेंटर के बीच की डिस्टेंस 0, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। बी ऑप्शन है व्हेन द मेटासेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि मेटासेंटर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होना चाहिए फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा व्हेन द मेटासेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे तो अनस्टेबल हो जाएगा। और फोर्थ है आपका ओनली व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो इट्स सेंटर ऑफ बायोंसी, तो ये आपका ऑप्शन मैच नहीं करता। तो इसका मतलब जो ऑप्शन है वो आपका इट इज बी व्हेन द मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आपका ऑप्शन हो जाता है इट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर पे 25वां क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, द इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, इंक्रीजेज कंफर्ट फॉर पैसेंजर, डिक्रीजेज कंफर्ट फॉर पैसेंजर। तो बात की जा रही है कि अगर हम मेटासेंट्रिक हाइट को इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो स्टेबिलिटी है और कंफर्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं, हमने अभी भी डिस्कस किया कि जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो आपकी जी और एम के बीच की डिस्टेंस है, और जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये जो मेटासेंट्रिक हाइट है जी एम वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। मतलब जितनी आपकी मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा होती जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। तो ये आपका होता है स्टेबल। मेटासेंट्रिक हाइट अगर लेस देन नेगेटिव है तो ये आपका हो जाता है अनस्टेबल, और अगर मेटासेंट्रिक हाइट आपकी 0 है तो ये आपका हो जाता है न्यूट्रल। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि पूछा जाता है कि स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, तो मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू भी आपको बता सकती है कि सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो ये तो बात हुई, अगर ये मेटासेंट्रिक हाइट अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो इसका मतलब 0 से ज़्यादा होती जा रही है, और सीधी सी बात है जैसे ही आपका ये पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, इस पॉइंट ये जो B है इसके यहाँ शिफ्ट होने के चांसेस बहुत कम होते जाएंगे, इसका मतलब आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। दूसरी बात है कंफर्ट की। कंफर्ट के केस में जनरली क्या होगा, जैसे ही हम मेटा सेंटर पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं, इसको हम और दूसरी भी डेफिनेशंस देते हैं मेटा सेंटर पॉइंट की, इट इज़ द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी विल ऑसिलेट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी आपकी ऑसिलेट करती है उसे भी हम मेटा सेंटर पॉइंट कहते हैं। तो जिसमें टाइम पीरियड को भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो जनरली जब भी टाइम पीरियड की बात आती है तो ये हो जाता है 2π√k² इस वैल्यू से हम कैलकुलेट करते हैं कि जो टाइम पीरियड है फ्लोटिंग बॉडी का वो क्या होता है। और इसी के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो GM है ये मेटासेंट्रिक हाइट के आपका रेडियस ऑफ जायरेशन, जैसे ही आपकी मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ती जाती है तो जो ऑसिलेशन टाइम है वो आपका कम होता जाता है, जिससे आपका जो ऑसिलेशन है वो जल्दी जल्दी होने लगेंगे, जिससे आपकी जो कंफर्ट है वो आपका कम हो जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ ये जी और आएगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो इंक्रीजेज स्टेबिलिटी बिल्कुल सही है, और चौथा जो है डिक्रीजेज कंफर्ट फॉर पैसेंजर, जो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका सही है। तो बी ऑप्शंस जो मैच करता है इट इज़ फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी लेकिन कंफर्ट फॉर पैसेंजर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इट इज़ 26वां नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक 2 मीटर लॉन्ग 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप फ्लोट्स इन वाटर, द डेप्थ ऑफ इमर्जन बीइंग 0.5 मीटर, इफ वाटर वेग्स 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब देन द वेट ऑफ ब्लॉक इज। कोई आपका ब्लॉक है रेक्टेंगुलर ब्लॉक और किसी लिक्विड आपका वाटर ही दिया हुआ है, उसमें फ्लोट करता है। कंडीशन क्या है, इस तरह से कंडीशन है 2 मीटर लॉन्ग, सपोज इस तरह से 2 मीटर लॉन्ग आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी विड्थ आपकी दी हुई है 1 मीटर वाइड, इस तरह से कोई भी आपका हो सकता है ऑब्जेक्ट, और ये फ्लोट करता है लिक्विड वाटर में, और इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है, इसकी विड्थ 1 मीटर और इसकी जो डेप्थ है वो आपको दी हुई है 1 मीटर, और फ्लोट करता है। कितना फ्लोट करता है ये उन्होंने बता रखा है। ये आपका जो इमर्जन है डेप्थ है वो आपकी 0.5 मीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें 0.5 मीटर। तो बात करें कि यहाँ पे पूछा गया कि जो वेट है, मतलब जो ब्लॉक का वेट है वो कितना होगा। तो यहाँ हम बात करते हैं, कंडीशन आपकी फ्लोटिंग कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू बायोंसी फोर्स,
वेट ऑफ बॉडी है वो बायोंसी फोर्स के बराबर होता है। और बाद में ये देखा गया कि जो बायोंसी फोर्स है वो किसके बराबर होता है, इट इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह से जितने लिक्विड के वेट को डिस्प्लेस्ड किया उसके बराबर आपका बायोंसी फोर्स होता है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें, जो वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका प्रिंसिपल है और कई सारे क्वेश्चंस आपको इसी एक लाइन से सॉल्व हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, जो बॉडी का वेट होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, जितना बॉडी ने अपनी जगह से लिक्विड के वेट को डिस्प्लेस्ड किया। अब बात करते हैं वेट ऑफ बॉडी। आपसे सीधा वेट ऑफ बॉडी पूछा गया है, तो वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कितना वेट डिस्प्लेस्ड हुआ। तो सपोज अगर हम बात करें, यहाँ अगर हम देखें इतना, अगर हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करें और इस वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग जितना भी वेट है वो कैलकुलेट करें, तो वहाँ से हमारा आंसर आता है। वेट की जब भी हम बात करते हैं तो वेट आप कहते हो इट इज़ m इंटू जी, और m को हम लिखते हैं रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो पहले भी हमने डिस्कस किया था, कभी भी वेट की बात हो तो सिंपल फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इट इज़ रो जी वी। यहाँ पे मुझे वेट लिक्विड का निकालना है, तो रो लिक्विड इंटू जी और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे वॉल्यूम कौन सा आएगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। तो यहाँ से रो लिक्विड जी और वी डिस्प्लेस, तीन चीज़ें हमें चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें आपको लिखा है कि जो वाटर वेग्स 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू आपको दी हुई है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर आपसे पूछे कि क्या है ये यूनिट से हम देख सकते हैं, इट इज़ न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन पर मीटर क्यूब मतलब वेट टू द वॉल्यूम, यही आपका होता है स्पेसिफिक वेट। मतलब आपको लिक्विड की डेंसिटी नहीं दी हुआ है, लिक्विड का स्पेसिफिक वेट, वाटर का स्पेसिफिक डायरेक्ट दिया हुआ है। क्योंकि अगर हम आगे इसको देखें, डब्ल्यू आपका होता है एम जी और यहाँ वॉल्यूम और मास अपॉन भी आपका रो जी। तो डब्ल्यू जो स्पेसिफिक वेट है वो रो इंटू जी, मतलब ये रो इंटू जी आपका क्या है, स्पेसिफिक वेट। इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट दी है, इट इज़ 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आपका डिस्प्लेस्ड हुआ। तो अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें, इतने वॉल्यूम की, ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए हमेशा ध्यान रखना दो चीज़ें चाहिए, एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया, और कितनी हाइट ऑफ इमर्जन है। तो हाइट आपको डायरेक्ट दी 0.5 और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास पता है, इट इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया हो गया 2 इंटू 1 और इंटू हाइट आपकी 0.5। तो इसको आप सॉल्व करोगे और ये मीटर क्यूब होगा, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल होगा, ये 0.5 2 ये 1 हुआ और आंसर आपका आएगा इट इज़ 10 किलो न्यूटन। तो वेट ऑफ ब्लॉक यहाँ सिंपली आ जाता है, इट इज 10 किलो न्यूटन। तो हमेशा ध्यान रखना, द वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर या डिस्प्लेस्ड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 284, 284 नंबर का क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या है, ए सिमेट्रिकल राइट सर्कुलर कॉन ऑफ वुड फ्लोट्स इन फ्रेश वाटर विद एक्सिस वर्टिकल एंड द एपेक्स डाउनमोस्ट। द एक्सियल हाइट ऑफ द कॉन इज L एंड सबमर्ज्ड पोर्शन हैज ए हाइट H measured upward from the apex. What would be the height of the center of buoyancy from the apex? क्वेश्चन दिया कोई सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन है, इस तरह से राइट सर्कुलर कोन है और एपेक्स इसका डाउनवर्ड है। ये किसी फ्रेश वाटर में फ्लोट करता है और फ्लोट इसकी जो लेंथ, टोटल लेंथ इसकी L दी हुई है, लेकिन जो फ्लोट डेप्थ है या जिसको डेप्थ ऑफ इमर्जन है वो आपको दी हुई है H। और पूछा गया है कि जो सेंटर ऑफ बायोंसी है वो कहाँ होगा। तो पहले हम पूरे कॉन के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका यहाँ होगा और सेंटर ऑफ बायोंसी कहाँ होगा, सेंटर ऑफ बायोंसी जितना वेट या वॉल्यूम आपका डिस्प्लेस्ड हुआ उसका सेंट्रोइड। तो इतना कौन अगर हम बात करें इतना, तो यहाँ आपका सेंटर ऑफ बायोंसी होगा, यहीं से आपका बायोंसी फोर्स एक्ट करता है। और ये पूछा गया है कि ये जो बायोंसी सेंटर है वो इस एपेक्स से कितना होगा। तो जनरली यहाँ से ये वैल्यू होती है, इट इज़ 3h/4। कौन के केस में हमेशा ध्यान रखना, इट इज़ 3h/4। और अगर हम ट्राइंगल की बात करते थे, ट्राइंगल के लिए ये g होता था तो ये हो जाता था आपका 2/3h और यहाँ से हो जाता था h/3। लेकिन इस बार ये कौन है तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, इट इज़ 3h/4 फ्रॉम दिस पॉइंट। और यहाँ से अगर हम बात करें, इट इज़ जो भी आपका हो जाएगा h/4। तो 3h/4 आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ से हम देखें जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा, इट इज़ 3/4 टाइम्स ऑफ H, सेंटर ऑफ बायोंसी, क्योंकि जितना वॉल्यूम आपका डिस्प्लेस्ड हुआ उसका सेंट्रोइड, तो यहाँ इसका सेंट्रोइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका 310 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका, ए स्लैब ऑफ वुड 4 मीटर बाई 4 मीटर बाई 1 मीटर हाइट
specific gravity 0.50, floats in water with 400 kg mass on it, the volume of the slab submerged in cubic meter। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई स्लैब है इस तरह से, और इसकी डायमेंशंस दी हुई है। स्लैब की जो डायमेंशंस हैं वो आपको दी हुई है, इट इज़ 4 मीटर बाई 4 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो आपको दी हुई है, इट इज़ 1 मीटर। ये हाइट आपको दी हुई है 1 मीटर, और फ्लोट कर रही है वाटर के केस में, तो ये फ्लोट करती है वाटर के केस में। और बात की गई है इन वाटर विथ 400 kg मास ऑन इट, मतलब ये वाटर है यहाँ आपकी डिप्ड है, और इसके ऊपर मास है, जो कि मास आपको दिया हुआ है, इट इज़ 400 kg। तो बात की जा रही है कि जो वॉल्यूम है ऑफ द स्लैब सबमर्ज्ड इन क्यूबिक मीटर, तो जैसे ही ये जो वॉल्यूम, मतलब जितना वॉल्यूम आपका इस ऑब्जेक्ट का सबमर्ज्ड है, इतना वॉल्यूम आपका सबमर्ज्ड है, उसी को हम कैलकुलेट करना है। तो इसी के सेंटर को हम सेंटर ऑफ बायोंसी कहते हैं, और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरा ऊपर होगा। तो बात की जा रही है कि जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो कितना होगा। तो जब भी हम फ्लोटिंग की बात करते हैं तो हमेशा प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल क्या है, जो भी आपका पूरा सिस्टम का वेट है, ध्यान रखना इसका नहीं, इसको भी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि जैसे आप ये 400 से ज़्यादा करते जाओगे, 400, 500, 800 करते जाओगे, तो ये जो डेप्थ है और आपकी नीचे जाती जाएगी, मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बढ़ता जाएगा। तो मतलब प्रिंसिपल हमने पहले भी डिस्कस किया, जो प्रिंसिपल क्या है, इस पूरे सिस्टम का जो वेट है ऑब्जेक्ट यानी स्लैब का, और ये जो 400 kg का जो वेट है वो हमेशा किसके बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अगर हम बात करें वेट ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब वेट ऑफ सिस्टम मतलब सिस्टम में कौन सा वेट है, एक वेट ऑफ स्लैब जो आपको दी हुई है, वेट ऑफ स्लैब प्लस ये तो वेट स्लैब का और इसका वेट, प्लस वेट ऑफ 400 kg बराबर होगा, टोटल वेट है जो बराबर होगा डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ वाटर। और वाटर के वेट, तीनों में वेट की बात हो रही है, और वेट हमेशा आपको पता है इट इज़ m इंटू जी, हमने पहले भी डिस्कस किया था, m इंटू जी, और m को रो इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो, तो रो जी वी ये वेट का फॉर्मूला है। तो वेट ऑफ स्लैब को कैसे करेंगे, रो स्लैब इंटू जी और वॉल्यूम ऑफ स्लैब प्लस वेट ऑफ 400 kg, तो मास है आपका 400 और इसको मल्टीप्लाई करोगे जी से, तो वेट आएगा बराबर डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ वाटर। डिस्प्लेस्ड वेट के लिए फॉर्मूला वही, रो वाटर इंटू जी, लेकिन इस बार जो वॉल्यूम होगा वो कौन सा वॉल्यूम होगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। तो यहाँ ये आपकी इक्वेशन हुई, जो टोटल वेट है वो डिस्प्लेस्ड वेट के बराबर होगा। यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम बात करें रो एस, स्लैब की जो डेंसिटी है, आपको स्लैब की डेंसिटी नहीं दी हुई है, स्लैब की डेंसिटी नहीं दी हुई है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 0.50, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें इसको 1000 से सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो रो एस निकालने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, 0.5 आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.5, तो डेंसिटी निकालने के लिए 1000 से करोगे तो इट इज़ 500 वॉल्यूम ऑफ स्लैब। अब वॉल्यूम ऑफ स्लैब, पूरा वॉल्यूम स्लैब का कंसीडर करना है, तो इट इज़ 4 इंटू 4 इंटू डेप्थ 1 प्लस ये हो जाएगा 400 प्लस बराबर रो वाटर हमें पता है इट इज़ 1000, और ये आपको वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ अगर हम बात करें इट इज़ 4 4 16 इंटू 5 इट इज़ 80, तो ये हो जाएगा 8000 प्लस 400 इज इक्वल टू 1000 वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड की बात करेंगे इट इज़ 8400 डिवाइड बाई 1000, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा इट इज़ 88.4 मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम की बात हुई है। तो इससे हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको ये ध्यान देना है इट इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब ऑब्जेक्ट का वेट होगा हमेशा डिस्प्लेस्ड। अब ऑब्जेक्ट के वेट में हम और बढ़ाते हैं, इसके ऊपर और वेट रख दिया तो डेप्थ बढ़ेगी, तो इन तीनों वेट को कंसीडर करना है, जितना वेट आपको दिया हुआ है सभी को कंसीडर करना है। तो बात करें इसके ऑप्शंस की, 3 1 10 जो ऑप्शन है आपका सी, इट इज़ 8.4 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इट इज़ 327 327
नंबर का क्वेश्चन है आपका, ए रेक्टेंगुलर फ्लोटिंग बॉडी 20 मीटर लॉन्ग इज 5 मीटर वाइड, द वाटर लाइन इज 1.5 मीटर अबव द बॉटम, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.8 मीटर फ्रॉम द बॉटम देन इट्स मेटासेंट्रिक हाइट विल बी अप्रोक्सीमेटली। मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में पूछ रहा है और मेटासेंट्रिक हाइट हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया क्या है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोटिंग बॉडी 20 मीटर लॉन्ग, इस तरह से कोई भी आपकी बॉडी है, इट इज़ 20 मीटर लॉन्ग और इसकी जो विड्थ है वो आपको दी हुई है, वी विड्थ आपको दी हुई है, इट इज़ ये 20 मीटर लॉन्ग है और इसकी जो विड्थ है वो आपको दी हुई है, इट इज़ 5 मीटर और कहा गया है कि द वाटर लाइन इज़ 1.5 मीटर अबव द बॉटम। वाटर लाइन है जो ये सपोज वाटर लाइन है, इट इज़ ये वाटर लाइन है, फ्लोट कर रहा है, इट इज़ 1.5 मीटर अबव द बॉटम लाइन और उसके बाद है इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ 1.8 मीटर फ्रॉम द बॉटम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता है इट इज़ यहाँ सेंटर में होगा और यहाँ से ये डिस्टेंस आपको है, इट इज़ 1.8 मीटर। साथ में अगर यहाँ पे हम सेंटर ऑफ बुयांसी को मार्क करेंगे इसकी हम जरूरत पड़ी। सेंटर ऑफ बुयांसी क्या होता है, जितना आपका वेट डिस्प्लेस्ड हुआ या वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ उसका सेंट्रोइड, जहाँ जितना वॉल्यूम आपका सबमर्ज्ड है इस ऑब्जेक्ट का इस लिक्विड के अंदर, तो इतना वॉल्यूम हमें दिखता है, तो यहाँ जो होगा वो सेंटर ऑफ बुयांसी होगा। और ये डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये टोटल डिस्टेंस आपकी 1.5 मीटर है और ये डिस्टेंस आपकी होगी 0.75 मीटर, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा 1.5 का, तो ये हमें वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेटासेंट्रिक हाइट की जब भी बात करेंगे तो मेटासेंट्रिक हाइट के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो मेटासेंट्रिक हाइट है जी उसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ आई अपॉन वी डिस्प्लेस्ड माइनस बी जी, जहाँ पे आई आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। थ्योरी के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो लीस्ट क्यों होता है, तो इसका लिंक भी आपको मिलेगा कि लीस्ट क्यों लिया जाता है। जनरली हम आई की बात करें तो सपोज आपके दो एक्सिस होंगे, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, सपोज इसका एक एक्सिस ये है और ये एक्सिस ये है। हमें किस शेप या किस क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, जितना क्रॉस सेक्शन आपका इस वाटर लाइन के टच में है। तो यहाँ तो सिमेट्रिकल कंडीशंस है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज आपका कोन होता है इस तरह से, तो जिस लेवल पे यहाँ जिससे ये वाटर से चारों तरफ टच है, तो यहाँ अगर इसका डायमीटर डी है, इसका डायमीटर डी है, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ का लेना है, यहाँ का नहीं लेना होता है। तो हमेशा ध्यान रखना ये तो अलग अलग है लेकिन यहाँ तो सिमेट्रिकल चीज़ें हैं। जितना क्रॉस सेक्शन आपको ऊपर दिखता है उतना ही क्रॉस सेक्शन इस वाटर लाइन में ही होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो इस केस के लिए जो ये हो जाएगा 1/12 इंटू ये 5 है और ये 20 है, तो ये हो जाएगा इट इज़ 20 इंटू 5 का क्यूब। 1/12 बी डी क्यूब से हम देखते हैं, तो जो भी लीस्ट है वो मुझे सेलेक्ट करना होता है। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की बात करें, जितना वॉल्यूम आपका अंदर है, कितना वॉल्यूम है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हो जाएगा 20 इंटू 5 और कितनी डेप्थ है ये 1.5। और बी जी की बात करें तो बी जी का मतलब है बी से लेके जी तक की डिस्टेंस, मतलब मुझे ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे करें, 1.8 यहाँ से है, ये 0.75 है, तो 1.8 माइनस 0.75। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जब ये सारी वैल्यूज़ हम रखेंगे जीएम, तो यहाँ जब रखोगे आई, ये हो जाएगा 1/12 इंटू 20 इंटू 5 का क्यूब। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया, इट इज़ 20 इंटू 5 इंटू 1.5 माइनस बी जी। और इस बी जी की बात करें तो ये वैल्यूज़ अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यूज़ आपकी सॉल्व होकर आती है, इट इज़ 1.05। और इसको फाइनली जब आप सॉल्व करोगे पूरे को तो ये वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेट होकर आती है, इट इज़ 0.34, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.34। आप कैलकुलेट करके देखना, यहाँ हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दी है लेकिन आप चेक करना कि ये सही है कि नहीं है। तो ये लगभग आपकी 0.34 के बराबर आती है मीटर में। मतलब यहाँ से अगर हम देखें कि कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ, ये मेटासेंट्रिक हाइट नहीं पूछता, ये कहता है कि ये ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है या अनस्टेबल। तो वो कैसे चेक करेंगे, वो भी इस वैल्यू से चेक करोगे। हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर मेटासेंट्रिक हाइट आपकी पॉजिटिव आती है तो सिस्टम आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। नेगेटिव आती है अगर ये वैल्यू, तो इसका मतलब सिस्टम आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता। ये वैल्यू अगर आपकी 0 आती तो इसका मतलब सिस्टम आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता। तो बात अगर हम ऑप्शंस की करें तो ये ऑप्शंस आपका 327 जो है, इट इज़ पहला ऑप्शन 3.3, 1.65, 0.34 मीटर। जो सी ऑप्शन है वो आपका मैच करता है 0.34 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इट इज़ 353
नंबर पे क्वेश्चन है आपका, ए वुडन प्लैंक स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर फ्लोट्स इन वाटर विद 1.5 किलो न्यूटन लोड ऑन इट विद 1 मीटर इंटू 1 मीटर सरफेस हॉरिजॉन्टल, द डेप्थ ऑफ प्लैंक लाइंग बिलो द वाटर सरफेस शैल बी। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, कोई वुडन प्लैंक है इस तरह से सपोज, और इसकी डायमेंशंस आपको दी हुई है, एक वुडन प्लैंक है और इसकी डायमेंशंस आपको दी हुई है, इट इज़ 1/1, ये 1 मीटर और ये भी आपकी 1 मीटर इस तरह से, और फ्लोट करता है वाटर में, इस तरह से फ्लोट करता है, इस तरह से फ्लोट करता है लिक्विड में, और लिक्विड आपका वाटर दिया हुआ है, इट इज़ वाटर। और बात की गई है कि इसके ऊपर जो भी आपकी 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल है, इस सरफेस पे एक और वेट है आपका, इट इज़ वेट, सपोज इस तरह से हमने वेट कंसिडर किया, और ये वेट आपका है 1.5 किलो न्यूटन। तो बात की गई है कि ये जो डेप्थ ऑफ इमर्जन है वो कितनी होगी, तो सपोज इसको मैं कंसिडर करता हूँ h से, तो डेप्थ ऑफ इमर्जन होगी आपकी h, इसको कैलकुलेट करना है, वो कैसे करें। और इस प्लैंक की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी हुई है 0.50, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको दी हुई है प्लैंक की, इट इज़ 353.5, और आपसे पूछा कि ये डेप्थ कितनी होगी। तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया है, इससे पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, डिस्कस किया हुआ है। जब भी फ्लोटिंग की बात होती है तो हमेशा फ्लोटिंग का जो प्रिंसिपल है वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रिंसिपल क्या है, इस पूरे सिस्टम का जो वेट होगा, इस पूरे सिस्टम का जो वेट होगा वो जितना वेट डिस्प्लेस्ड हुआ लिक्विड का उसके बराबर होगा। तो फ्लोटिंग की कंडीशन क्या है, तो वेट, यहाँ पे दो वेट होंगे, वेट ऑफ वुडन प्लैंक प्लस वेट ऑफ 1.5 किलो न्यूटन, इसका वेट, ये 1 माने और ये 1 माने या 2 माने, तो 1 + 2 दोनों का वेट होगा वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ वाटर, डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ वाटर। तो वेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वेट mg, और m आपको नहीं दिया हुआ है, डेंसिटी से रिलेशन है, तो रो इंटू वी इंटू जी, रो जी वी। तो वेट ऑफ वुडन प्लैंक, तो रो वुडन इंटू जी, और वॉल्यूम किसका, वुडन का, प्लस 1.5 किलो न्यूटन, ये हो जाएगा बराबर डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ वाटर, वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, क्योंकि यहाँ पे अब जो वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस्ड होगा, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा। तो यहाँ वैल्यूज़ रखें, वुडन है, ये वुडन है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.5, इसको 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500, जी की वैल्यू आप रखोगे 9.81, वुडन जो ब्लॉक है इसका वॉल्यूम कितना होगा 1 × 1, तो एरिया हो जाएगा, और हाइट भी आपको दी हुई है, इट इज़, हाइट कितनी दी हुई है अगर देखें तो हाइट आपकी 353, हाइट आपको 0.5, तो वॉल्यूम 1 × 1 और 0.5 प्लस 1.5 × 1000 इज इक्वल टू रो वाटर, इट इज़ 1000, जी 9.81। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड की बात करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम डायरेक्ट पूछ सकता है, लेकिन आपसे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम नहीं पूछा, जल्दबाजी नहीं करना, कई स्टूडेंट वॉल्यूम को कैलकुलेट करके आ जाते हैं। देखना होगा कि आपको क्या पूछा गया है, आपसे ये हाइट पूछी है, इमर्ज्ड हाइट कितनी है, तो हाइट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम है इमर्ज्ड वॉल्यूम वो क्या होगा, इसका एरिया और ये हाइट, तो एरिया 1 × 1 और हाइट आपकी इट इज़ h। तो इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास केवल एक ही अननोन है, इट इज़ h, और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आप सॉल्व करके देखना, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बताता हूँ, इसको जब आप सॉल्व करोगे इट इज़ ऑलमोस्ट 0.4029, 0.4029, जो कि आपके ऑप्शंस के हिसाब से बराबर होगा 0.403 मीटर। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करना और वैल्यूज़ देखना। सबसे इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, सिस्टम का जो वेट है या ऑब्जेक्ट जितने भी आपके वेट हैं वो हमेशा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगा। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस आपका हो जाता है, इट इज़ सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इट इज़ 0.403 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इट इज़ 362 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग एज वेल एज सबमर्ज्ड बॉडी। फ्लोटिंग हो या सबमर्ज्ड की बात हो, हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके पहला पॉइंट है आपका, इस सबमर्ज्ड बॉडी इज स्टेबल व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ बायोन्सी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर ऑफ बायोन्सी से नीचे होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है
क्योंकि हमने डिस्कस किया था, सपोज हमने इस तरह से देखा था, सपोज एक कोई भी सिस्टम है सबमर्ज्ड है इस तरह से, और इसमें हमने ये कंसीडर किया था सपोज सेंटर ऑफ बाउंसी ऊपर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। आपने इसकी इनिशियल पोजीशन से चेंज की जैसे ही, तो इस तरह से अगर आपने चेंज किए तो इस तरह से चेंज होने से क्या हुआ, ये W यहाँ था और सेंटर ऑफ बाउंसी यहाँ था, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ बाउंसी लगेगा और नीचे की तरफ आपका वेट। तो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे टिल्ट किया, दो कपल बने, ये वेट का और ये आपका फोर्स ऑफ बाउंसी का। आपने टिल्ट इसको किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन जो कपल बने वो आपके किस डायरेक्शन बन रहे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट को अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस ले जाएंगे, और पुरानी पोजीशन पर अगर वापस ले जाएंगे तो सिस्टम आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसी को अगर हम सपोज चेंज करते, यहाँ आपका होता G और यहाँ होता B, आप इसको टिल्ट करते तो यहाँ होता G, यहाँ होता B, तो यहाँ पे उल्टे हो जाते, फोर्स ऑफ बाउंसी आपका यहाँ होता और वेट आपका नीचे होता, तो फोर्स ऑफ बाउंसी इस तरफ और वेट आपका इस तरफ। आपने टिल्ट किया क्लॉकवाइज में और ये कपल भी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। तो जैसे आप इसको टिल्ट करोगे ये कपल इसको और टिल्ट करेंगे, तो इसका मतलब सिस्टम आपका अनस्टेबल, और अनस्टेबल के केस में सेंटर ऑफ बाउंसी हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे रहना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, सबमर्ज्ड के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपका ऊपर है तो अनस्टेबल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपका नीचे है तो स्टेबल। या सेंटर ऑफ बाउंसी की बात करें तो सेंटर ऑफ बाउंसी हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होना चाहिए स्टेबल के लिए। सेंटर ऑफ बाउंसी अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है तो सिस्टम अनस्टेबल, और ये दोनों पॉइंट अगर किसी भी पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाते हैं तो इसका मतलब न्यूट्रल। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरे की बात करें, ए फ्लोटिंग बॉडी इज स्टेबल व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव द सेंटर ऑफ बाउंसी। मेटा सेंटर से हम डिफाइन करते हैं, हमने इससे पहले के लेक्चर में भी, पहले के क्वेश्चन में भी आया था कि जो फ्लोटिंग के केस में कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए दूसरा। तीसरा, ए फ्लोटिंग बॉडी इज स्टेबल व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द मेटा सेंटर। बिल्कुल सही है, हमने डिस्कस किया था पहले भी, मेटा सेंटर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है तो इसका मतलब सिस्टम आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और ए सबमर्ज्ड बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ बाउंसी। स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो आपका जो बाउंसी सेंटर है वो ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो फर्स्ट और आपका फर्स्ट हमने देखा था, सेकंड आपका सही नहीं था, थर्ड आपका फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द मेटा सेंटर। तीसरा, फर्स्ट, पहला और तीसरा आपका सही है। तो हाल फिलहाल इसमें कोई भी ऑप्शंस आपके मैच नहीं होते हैं, क्योंकि चौथा, ए सबमर्ज्ड बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ बाउंसी। सबमर्ज्ड के केस में अगर सेंटर ऑफ बाउंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाते हैं तो वो आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। तो हाल फिलहाल इसके हिसाब से आपके दो ही ऑप्शन सही होते हैं, इट इज़ फर्स्ट एंड इट इज़ थर्ड। ऑप्शंस नहीं दिए हैं, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना जो हमने दो पॉइंट बताया वो बिल्कुल सही है। चौथा जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। इट इज 371 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए होलो सिलेंडर मेड ऑफ वुड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 has an external diameter of 1 meter and internal diameter of 0.6 meter. It floats in water with its axis vertical and is in stable equilibrium. This is possible only when the length of the cylinder is equal to or less than. सिस्टम दिया हुआ है, एक होलो सिलेंडर मेड ऑफ वुड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी हुई है, फ्लोट करता है विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। कंडीशन पूछी गई, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, उससे कम होनी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन आपका लेंथी क्वेश्चन है, कन्वेंशनल में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पर जल्दी फटाफट हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह से आपके पास एक होलो सर्कुलर सिलेंडर है, इस तरह से इसकी एक्सिस वर्टिकल है, फ्लोट करता है वाटर में इस तरह से, और इसकी जो लेंथ है वो टोटल लेंथ आपकी L है, और सपोज हम मानते हैं ये जो फ्लोट करता है डेप्थ इसकी H है, 1 मीटर इसका एक्सटर्नल डायमीटर है और 0.6 मीटर इसका इंटरनल डायमीटर है। तो बात की गई कि जो लेंथ है उसकी कंडीशंस क्या होगी अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कंडीशन दी हुई है स्टेबल इक्विलिब्रियम की और रिलेशन पूछें कि जो लेंथ है या डायमीटर है या जो वेट है, जो भी कुछ पूछे वो किससे कम या किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको दिया हुआ है, स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको दिया हुआ है, और हमें पता है
स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन से ही हम L क्या होना चाहिए, अगर ये स्टेबल है, यही डायमेंशंस हैं, वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अनस्टेबल होता तो लेस देन हो जाता, नेगेटिव हो जाता, तो इसी कंडीशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। GM हमें पता है मेटासेंट्रिक हाइट I/V डिस्प्लेस्ड माइनस BG इज ऑलवेज पॉजिटिव। I लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, V डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम और BG मतलब B से लेके G तक की डिस्टेंस। तो हाल फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे B सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका यहाँ होगा G, और सेंटर ऑफ बुयांसी हमें पता है जितना वॉल्यूम आपका इनसाइड द लिक्विड है ऑब्जेक्ट यहाँ जितना डिस्प्लेस्ड हुआ उसका सेंट्रोइड B। तो यहाँ से बात करें तो ये वैल्यू आपकी L/2 होती है, और ये वैल्यू आपकी यहाँ से बात करें क्योंकि टोटल L है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाफ होगा, और ये H है तो सेंटर ऑफ बुयांसी हाफ होगा H/2। तो यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले I की, I क्या होगा, ये हो जाएगा π/64 कैपिटल D की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4। इसको हम D कैपिटल D मानते हैं और इंटरनल डायमीटर स्मॉल d मानते हैं। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की बात करें तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम आपका हो जाएगा π/4 d² माइनस d², तो एरिया हो जाएगा और इंटू H हो जाएगा, और B से लेके G तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2 माइनस H/2। तो ये सारी वैल्यूज़ को रखेंगे, लेकिन हाल फिलहाल यहाँ देखने की ज़रूरत है कि यहाँ H भी आपका एक और अननोन है। इस H को हम, क्योंकि L आपका अननोन है, क्योंकि एक अननोन से तो हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक और अननोन है H, इसको कैसे रिप्लेस करें, इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे ही सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है वो काम आता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, इसका जो वेट होगा बॉडी का और डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा वो हमेशा आपस में बराबर होंगे। तो वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट की बात करें तो रो बॉडी इंटू G और वॉल्यूम ऑफ बॉडी। डिस्प्लेस्ड वाटर की बात करें तो रो वाटर इंटू G और V डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर। G से G कैंसिल होता है। बॉडी आपको 0.8, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.8, तो डेंसिटी हो जाएगी 800। वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, एरिया तो हो जाएगा π/4, या एरिया हम लें A इंटू इसकी पूरी लेंथ L। रो वाटर 1000 इंटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की बात करें तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इतना ही होगा, तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया तो A ही होगा, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी H, तो A से A कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें H की, तो ये जो H है इट इज़ 800 डिवाइड बाई 1000 टाइम्स ऑफ L, तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है इट इज़ 4/5 टाइम्स ऑफ L। तो ये रिलेशन आया, जो H है इट इज़ 4/5 टाइम्स ऑफ L। तो बस यहाँ पे जब आप सारी वैल्यूज़ रखेंगे, यहाँ पे जब सारी वैल्यूज़ रखेंगे, I π/64 d4 माइनस d4 I हो गया, डिवाइड बाई वॉल्यूम π/4 d² माइनस d² इंटू H माइनस BG L/2 माइनस H/2 इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे जब H की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे 4/5 टाइम्स ऑफ L, तो यहाँ H की वैल्यू जब आप रिप्लेस करोगे 4/5 टाइम्स ऑफ L, तो यहाँ पे केवल एक अननोन बचेगा, वो आपका हो जाएगा L। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ के बाद से स्टेप हम देख सकते हैं, यहाँ अगर हम बात करें पाई से पाई और ये 1/16 हो जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा, और इसको हम एक्सपेंड करें A² माइनस B² के फॉर्म में से, तो नीचे D² माइनस D² माइनस D² से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका D² प्लस D² ये बचेगा। और बात करें ग्रेटर देन, इस H को भी वहाँ ले जाएंगे, यहाँ इसको H यहीं रहने दें, H की जगह आप रखेंगे इट इज़ 4L/5 और वहाँ ले जाएंगे L/2 माइनस H की जगह आप 4L/5 और इंटू 1/2 ये वैल्यू है। इस L को भी आप वहाँ ले जाएंगे, यहाँ वैल्यूज़ जब रखेंगे सारी वैल्यूज़, इसको आप सॉल्व करके देखना, अभी इतना टाइम है नहीं अपने पास। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो L है वो आपकी लेस देन वैल्यूज़ आएगी, किसके बराबर, वो मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ ऑलमोस्ट लेस देन 1.03 मीटर। 1.03 मीटर। आप चेक करना इसको कि इससे ये वैल्यूज़ आती है नहीं। अब इसका कैलकुलेशन का ही काम है, मेन है कंसेप्ट इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर 1.03 मीटर लेंथ है, वो हमेशा इस वैल्यू से कम होगी तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इससे ज़्यादा होते ही आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 407 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए शिप
मूविंग ऑन सी वाटर एंटर्स ए रिवर एंड मूव इनलैंड इट इज एक्सपेक्टेड इन, ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइज ए लिटिल, सिंक ए लिटिल, मेंटेन द सेम लेवल ऑफ ड्राफ्ट, राइज और फॉल डिपेंडिंग ऑन द वेदर, इट इज मेड ऑफ वुड और स्टील। कोई शिप है, सी वाटर से हम उसको एक नदी में लेके आते हैं, रिवर में लेके आते हैं, तो सी वाटर की जनरली डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर, रिवर वाटर से। तो जैसे ही आपने उसको डेंसिटी कम में लेके आते हैं तो इसका मतलब वो डूबना थोड़ा शुरू होगा, क्योंकि सी वाटर में वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो सकता था, लेकिन जैसे ही आपने ऐसे लिक्विड में लेके गए जिसमें डेंसिटी आपकी कम होती गई, सपोज अगर मैं एग्जांपल दें, एक ऑब्जेक्ट है सपोज इस तरह से, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इस समय जो आपकी डेंसिटी है, सपोज इसकी डेंसिटी अगर मैं बढ़ाता, इसकी डेंसिटी आप कम करते जाएं, इसकी डेंसिटी अगर मैं कम करते जाऊं लिक्विड की, तो ये जो वेट है वो नीचे की तरफ जाना शुरू होगा, क्योंकि बायोंसी फोर्स जो होगा वो कम होना शुरू होगा, क्योंकि बायोंसी फोर्स है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड रो इंटू जी इंटू वी, तो रो आपका कम होता जाएगा तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड भी कम होता जाएगा और बायोंसी फोर्स भी कम होता जाएगा, जिससे सिंक होना शुरू होगा। तो डेंसिटी अगर हम कम करते जाएंगे तो डूबना शुरू होगा, और डेंसिटी अगर इस लिक्विड की बढ़ाना शुरू कर दोगे तो ये जो डेप्थ है वो आपकी कम होती जाएगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शंस है, अब सी वाटर से इस वाटर में लेके आते हो रिवर में, तो वो लिटिल बिट सिंक होना शुरू होगा, तो सिंक ए लिटिल, तो ऑप्शन बी आपका सही होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो डेंसिटीज है वो कम होती जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज 408 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। एक लिस्ट दी हुई है दो, एक राइट और लेफ्ट में दी हुई है, और लिखा हुआ है आपका सबमर्ज्ड बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी, मेटासेंट्रिक हाइट और बायोंसी। तो दूसरी लिस्ट में रिलेशंस किससे रिलेट करते हैं, तो सबमर्ज्ड बॉडी तो पहला आपका फोर्स ऑन कर्व सरफेस जो कि नहीं हो सकता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, मेटा सेंटर नहीं है, फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अप जो कि बायोंसी फोर्स होता है, और लास्ट आपका सेंटर ऑफ बायोंसी। तो सबमर्ज्ड बॉडी के केस में जो सेंटर ऑफ बायोंसी है वो आपका अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बात ये की जा रही है कि जो सेंटर ऑफ बायोंसी है वो हमेशा सबमर्ज्ड बॉडी की स्टेबिलिटी को बताता है। अगर सेंटर ऑफ बायोंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है तो स्टेबल, और अगर वो नीचे है तो अनस्टेबल। तो इस हिसाब से ए आपका होगा 5, ए आपका मैच होता है 5। बी की बात करें, फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेटा सेंटर, फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एंड सेंटर ऑफ बायोंसी। तो फ्लोटिंग बॉडी के केस में मेटा सेंटर इंपॉर्टेंट होता है। मेटा सेंटर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है तो स्टेबल, और वो अगर नीचे है तो अनस्टेबल। तो इस हिसाब से जो आपका बी है वो 3 हो जाता है। सी की बात करें, सी आपका मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट है वो आपका जनरली जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल होता है। तो यहाँ पे जो दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेटासेंट्रिक हाइट के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2, और जो डी बचा आपका बायोंसी को हमने पहले भी डिफाइन किया था, फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अप। फोर्थ नंबर पे जो लिस्ट सेकंड में है, फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अप, इसी को हम बायोंसी फोर्स बोलते हैं, नेट वर्टिकल अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। तो इस हिसाब से ये 4। तो अगर हम बात करें 5, 3, 2, 4, ये हो जाएगा 5, 3, 2, 4। तो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाता है। इट इज़ 5, 3, 2, 4।